जहां उत्तराखंड दौरे पर साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू, सीएम धामी से मोहन बाबू ने मुलाकात की। उत्तराखंड की फिल्म नीति को मोहन बाबू ने सराहा। साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा की। साथ ही राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सीएम का आभार भी जताया। एक्टर मोहन बाबू ने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिहाज से काफी बेहतर है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। हमारी फिल्म नीति राज्य के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया में पहचान दिलाने में सफल, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मोहन बाबू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। उत्तराखंड के दौरे पर अभिनेता मोहन बाबू पहुंचे हुए हैं। साथ ही उत्तराखंड की फिल्म नीति को मोहन बाबू ने काफी सराहा। तो वही उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। परिषद द्वारा अब तक किए कार्यों की समीक्षा की, भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। गणेश जोशी ने बैठक में रिक्त पदों की नियुक्ति और योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने बैठक में परिषद के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को विकास खंड स्तर पर भी तेजी से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि गांव को सड़क से जोड़ा जा सके। साथ ही कहा कि योजना के क्रियान्वयन में उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण कराए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर संभव वित्तीय सहायता मिल रही है। योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का दायित्व अधिकारियों का है। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय शासकगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं बीते कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पिथौरागढ़ के रालम गांव में हुई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने रालम गांव में पूरी रात अंधेरे में बिताई। करीब 16 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को रेस्क्यू कर मुंशियारी लाया गया, जिसके बाद वे वहां से दिल्ली रवाना हुए। अब केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इमरजेंसी लैंडिंग, रालम गांव और मददगारों को एक चिट्ठी लिखी है। सीईसी ने उत्तराखंड में तैनात मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ ही ग्रामीणों, सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजीव कुमार ने रालम वासियों की सेवा समर्पण की तारीफ की। उन्होंने लिखा, सभी युवा देवदूतों ने मानवता के उच्च आदर्शों का पर्याय बनते हुए हम सबकी जीवन रक्षा के लिए इस दिन को अस्मरणीय यादों में अलंकृत किया है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी की इस मिसाल को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की पॉलिसी को प्रशासन सशक्त रूप से अपनाएगा, स्थानीय निवासियों को प्रेरित एवं सम्मानित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य, जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आईटीबीपी के महानिदेशक को भी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में तैनात रेस्क्यू टीम की जमकर सराहना। खबर देहरादून से है, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को 2 गुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा। तो वही खबर बसूरी से है, जहां बसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा टिहरी झील में तैराकी का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी के त्रिलोक सिंह रावत और उनके पुत्र ऋषभ रावत, पारस रावत को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि 9 नवंबर को पिता पुत्रों को सरकार की ओर से भी सम्मानित किया जाए। टिहरी प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, 2 उनके पुत्र भास्कर और पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 मीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने अनुभव किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिल रहा था नहीं मिला। दिवाली से पहले राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाये का पूरा भुगतान कर देगी। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आंचल द्वारा राज्य के 6 स्थानों पर दिवाली मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंचल के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पशुपालकों के हित में कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को कई तरह से प्रोत्साहन दे रही है। बहुगुणा ने बताया कि किसानों का दुग्ध संघों पर करीब 12.5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसी तरह दुग्ध प्रोत्साहन राशि के रूप ही 5.89 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। उक्त सभी बकाया राशि का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा। काम करने जा रहे हैं आंचल की तरफ से। ये आंचल फर्स्ट टाइम जो है दिवाली मेले लगाने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक आउटरीच बढ़े। पब्लिक आउटरीच से जो लोग आएँ वो हमारे आंचल के प्रोडक्ट्स को देखें भी, टेस्ट भी करें। हमने वहाँ पे एक टेस्टिंग सेशन भी रखा है। वहाँ पर हमारे समस्त विभागों के वहाँ पे काउंटर भी होंगे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हमारे चीनी मिल उद्योग हो, चाहे वो हमारा फिशरीज हो, हमारे दुग्ध विकास के हो। प्लस हमने कोशिश करी है कि उसको थोड़ा मनोरंजन के रूप में भी पब्लिक को, उसमें दिवाली मेला है तो कम से कम झूलों की व्यवस्था, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे बच्चों के।
तो वहीं निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गरमा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मालिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार 2018 में मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद बस्तियों पर कार्रवाई का खतरा टल गया था। इसके बाद 2021 में फिर से अध्यादेश लाया गया। उन्होंने कहा, मलिन बस्तियों की नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीर है। नगर निगम के अंतर्गत समस्त बस्तियों में सरकार ने करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। साथ ही बीजेपी शासन काल में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम किया है, जिससे कि उन लोगों को मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर वार्ता हुई है। सरकार बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में सियासत राजनीति का हिस्सा है। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम है तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है। जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई। तो वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी लक्सर पहुंची, जहां उन्होंने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष के कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बीजेपी सदस्यता अभियान पर समीक्षा की। इस दौरान राज्यसभा ने कहा कि जिस प्रकार हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रगतिशील है, उसी तर्ज पर बीजेपी में भी लोकतंत्र जीवित है। उनके मुताबिक संगठन में 6 वर्षीय सदस्यता के नियम रूप समय अवधि समाप्ति पर नव सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भी हिस्सा लेकर इसका आगाज किया। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि वह विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बैठक लेने लक्सर पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि सक्रिय सदस्यता अभियान की प्रदेश सह संयोजक के तौर पर भी इस अभियान में पर्यवेक्षण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र जीवित है। वहाँ जिस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे यहाँ 6 वर्ष की सदस्यता होती है। हमारा वो समय समाप्त हुआ है, तो नए सिरे से सदस्यता शुरू हुई। 2 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और उसी दिन से पूरे देश में हरिद्वार जिले की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोरों पर लगातार मिल रही खामियों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। हालांकि उनके द्वारा हर रोज की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी से मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों में हड़कंप बचा हुआ है। वहीं लगातार मिल रही खामियों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की के निजी होटल में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की बैठक की। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। अनीता भारती ने कहा, मेडिकल स्टोर संचालक 18 साल से कम उम्र के बच्चों से दवाइयां बिकवाने से बचे। उन्होंने होलसेलर्स को बिना वैध लाइसेंस वालों को दवाइयां न देने की हिदायत दी है। तो वहीं हरिद्वार में जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंद कर चले जाते हैं। हालांकि इसके मुआवजे के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज को 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 रुपए का मुआवजा किसानों को दे दिया है। वन विभाग की ओर से मार्च महीने तक के सभी मुआवजे दिए जाने का दावा किया गया। हालांकि किसान लगातार मुआवजे की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने पर मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण नियमावली के तहत मुआवजा दिया जाता है।
मुआवजे का भी जो है डिवीज़न स्तर से जो हमारे यहाँ से प्रकरण गए थे पूरे डिवीज़न स्तर के, अभी 27 लाख का पेमेंट करा गया है किसानों का। अभी तक मार्च तक जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है सारा पेमेंट कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो मुआवजा जारी हुआ है वो खानपुर रेंज का 14 लाख का हुआ है और हरिद्वार का उसके बाद है 11,70,000 के लगभग, और बाकी जो है चिड़ियापुर, लक्सर और श्यामपुर रेंज का है। मानक इसका जो है शासन की तरफ से नियमावली है, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली, उसके तहत ये कंपनसेशन दिया जाता है। उसमें हर एक जो भी फसल होती है उसका पर एकड़ के हिसाब से रेट निर्धारित है। तो वहीं रुड़की नगर निगम में टेंडरों के निरस्तीकरण को लेकर नगर निगम के पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा काटते हुए पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों की मनमर्जी के चलते निगम के लाखों रुपयों के टेंडरों अपने चहीतों को दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही बार बार टेंडरों को निरस्त करने को लेकर घेरे में लेते हुए धरना देने की बात कही। तो वहीं MNA जितेंद्र कुमार ने कहा कि नगर निगम के द्वारा निरस्त किए गए टेंडरों को लेकर पार्षदों को कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसको लेकर उन्हें समझा दिया गया है। उनका एक तो स्ट्रीट लाइट्स को लेके उन्होंने बात कही। अभी तो स्ट्रीट लाइट्स को लेके हम अभी कुछ डायरेक्ट परचेज भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे टेंडर प्रोसेस में है। एक जो पहला टेंडर हमारा हुआ था स्ट्रीट लाइट्स का, वो क्योंकि सिंगल बिड इसमें क्वालिफाई हो रही थी, इस वजह से वो हमें कैंसिल करना पड़ा और वो टेंडर हमने कर लिया है। क्योंकि दीपावली नज़दीक है और इस वजह से लाइट्स की आवश्यकता है, तो हम कुछ डायरेक्ट परचेज के माध्यम से भी लाइट परचेज कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रही बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। तो वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मारपीट की घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं हाल ही में जारी हुए UPSC के परिणाम के बाद PSC अधिकारी बनकर मंगलौर के ठसका गांव के अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। अमित कश्यप को PCS अधिकारी बनकर ARTO के पद पर तैनाती मिली है, जिसकी खुशी गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र में है। वहीं जब अमित कश्यप PCS अधिकारी बनने के बाद पहली बार अपने गांव ठसका पहुंचे तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। गांव के सभी लोगों ने अमित कश्यप का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। तो वहीं अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक नज़ीर पेश की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी गुरुजन और ग्रामीणों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेहनत लगन के साथ की जाए आर्थिक तंगी से जूझने वाले युवा भी इस पद तक पहुंच सकते हैं। इस विषय में सर्वप्रथम मैं अपने जितने भी मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सभी ग्रामवासी हैं, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन सभी के दुआओं से और अथक परिश्रम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी प्रकार से मैं भी धीरे धीरे से छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आज इस अपर PCS लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में ARTO के पद पर चयनित हुआ हूं। और इस सभी का मैं आभार अपने सभी जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सभी को इसका सहयोग ज्ञापित करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र TV के साथ। नमस्कार।